हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, तो आज बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके सर, इस चैप्टर में मेरे बच्चा हम लोग जो करने वाले हैं, सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 122 तक ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। नाउ ये जो चैप्टर हमारा चलेगा ये अराउंड 10 लेक्चर्स लेगा। अराउंड 10 लेक्चर्स आप मान के चलिए, यानी 20 आवर्स का ये चैप्टर होने वाला है। भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, चलिए आंचल जैसे ही मुझे लगेगा कि अपलोड कर देनी चाहिए मैं कर दूंगा। ठीक है आंचल, चलिए। ओके सर, इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मेरे बच्चा इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली मार्किंग स्कीम निकाल दी है। ठीक है, मार्किंग स्कीम आ गई है, मैं इसको आपके लिंक पर शेयर करा दूंगा। ठीक है, सारे बच्चे देख लेना, मार्किंग स्कीम आ चुकी है इंस्टीट्यूट से। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कंपनी लॉ और एलएलपी आपका 70 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ओके सर, चलिए। ओके, जय बेटा, जिंदगी में खुद भी कभी कुछ मेहनत किया करो। क्या तुम कभी खुद से कभी मेहनत करनी सीखी है तुमने? एक दिन जय लिखेगा, सर प्लीज बस मेरा पेपर लिखाइए ना सर, जाके सर प्लीज सर बस मेरा मेरा पेपर लिखाइए, बाकी किसी का मत लिखना। ठीक है, ओके सर। यहां पर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर बेटा 20 to 30% आएंगे 70 मार्क्स के। फिर आगे के 3 चैप्टर आएंगे 20 से 30% तक। आगे के 4 चैप्टर आएंगे 30 से 35% तक। एलएलपी आपका 15 से 20% आएगा 70 मार्क्स का। फिर आपका अदर लॉज है, जिसमें हम, ठीक है, ठीक है, जिसमें हम 3 चैप्टर्स करने वाले हैं। आपके 3 चैप्टर कितने मार्क्स के होने वाले हैं? अदर लॉस के 30 मार्क्स के। अब मैं आपको बताता हूं बच्चा गलती क्या कर लेता है। मैं देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं प्लीज उसे ध्यान से समझना। ठीक है, ओके सर। हम ये चैप्टर कितने दिन लगाने वाले हैं? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जल्दी बताओ। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर को कितने दिन लगेंगे? सर 10 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? ये एग्जाम में आप मान लो 10 मार्क्स के आसपास आएगा, इससे ज्यादा का नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन वहीं पर हम अदर लॉस करने वाले हैं, वहीं पर हम अदर लॉस करने वाले हैं, जिसमें आपके 3 चैप्टर आएंगे। जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसमें हमें लगेंगे 2 लेक्चर्स। दूसरा हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसमें हमें लगेंगे 2 लेक्चर्स। और फिर हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें हमें लगेंगे 4 लेक्चर्स। ठीक है, ओके सर। टोटल कितने लेक्चर हो जाएंगे? 8 लेक्चर्स हो जाएंगे। ये 8 लेक्चर्स आपको कितने मार्क्स देंगे? 30 मार्क्स देने वाले हैं। 8 लेक्चर कितने मार्क्स देने वाले हैं? 30 मार्क्स देने वाले हैं। और ये 10 लेक्चर आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं? 10 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। नाउ अगर मैं बात करता हूं बेटा, कई बच्चे ये गलती करते हैं, इसको तो बार बार रिवाइज करते हैं,
इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन इन चैप्टर्स को पढ़ते ही नहीं है भाई। समझो, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में। ठीक है, तो चलिए। कौन है? बलराम कुमार। नहीं बेटा, आप अपनी बैकलॉग्स को कंप्लीट करो, इस लेक्चर में ना ही बैठो तो ज्यादा बेटर है। ओके बलराम बेटा, अब दोबारा मत लिखना कि सर ये कर लूं। मैं कई बार हर चैप्टर में बताता हूं कि भैया आप जो है चैप्टर जो है अपने बैकलॉग कंप्लीट करिए। लाइव में तब तक ना आए जब तक बैकलॉग ना कंप्लीट हो जाए। एलएलपी भी तो है 30 मार्क्स में। हाय अरे भगवान, एलएलपी, एलएलपी कहां है बेटा 30 मार्क्स में? कहां हो? अदर लॉज में 30 मार्क्स में सिर्फ ये 3 चैप्टर हैं। ओ हो बेसिक्स में वांदे। देखो बेटा, लॉ के 2 पार्ट हैं, एक है कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, और एक है अदर लॉस। क्या कर सकते हैं? अदर लॉस। अदर लॉस में 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें 30 मार्क्स आएंगे। और कॉर्पोरेट लॉ में 2 पार्ट हैं, कंपनी लॉ एंड एलएलपी। ठीक है, एलएलपी लॉ, जिसको मिलाकर हमारे 70 मार्क्स का आएगा। मैं यहां पर इस पार्ट की बात कर रहा हूं जो आपको 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, मुझे जो मेन मुद्दा बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके सर, अब चलते हैं। मैं आपके लिए चार्ट बना के लाया हूं। ठीक है, सेक्शन नंबर को याद करने के लिए चार्ट बनाया है। चलिए, तो यहां पर बेटा चार्ट को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। आज का आपका जो होमवर्क रहने वाला है वो सिर्फ मेरे बच्चा इतना होमवर्क है कि आपको सेक्शन 88 से लेकर, मंडे को मैं पूछूंगा, सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 122 तक के सेक्शन नंबर याद करके आने हैं। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो मैं आपका पार्ट 2, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पार्ट 2 डाल दूंगा, तो नेक्स्ट वीक में मैं आपका सेक्शन रिवीजन की पार्ट 2 की भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन रिवाइज होंगे। ठीक है, ओके सर। तो फटाफट से इसे अपनी कॉपी पे बना लीजिए, चार्ट फॉर रिमेंबरिंग सेक्शन को। रजिस्टर्ड एंड रिटर्न एक पार्ट, बेनिफिशियल ओनर दूसरा पार्ट, और एक बड़ा पार्ट हमारा जाएगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, मैं आपको 7 मिनट्स दे रहा हूं। इस चार्ट को आपको अपनी नोटबुक में बना लेना, जहां पर भी आप अपने नोट्स बनाते हो, और इस चार्ट को एक बारी बना लोगे, फिर एक बारी दोबारा बना लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। 2-3 बारी बना के आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। बाकी मैंने पूरी लिस्ट भी आपको आज के नोट्स में मिल जाएगी, सारे सेक्शन की स्टार्ट टू एंड, जो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए,
ओ ना, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम। 7 मिनट्स है आपके पास, 7 मिनट्स। चार्ट फॉर रिमेंबरिंग सेक्शन नंबर। कौन है? जानवी बेटा। चार्ट फॉर रिमेंबरिंग सेक्शन नंबर। ये मेंशन कर लिया। फिर उसके बाद अगर इतना हो गया है तो नेक्स्ट पेज दिखा दूंगा, इतना हो गया तो बता दो। ओ नाना, व्हाट्स माय नेम। ओ नाना, व्हाट्स माय नेम। बच्चा कह रहा है मैंने सर फोटो ले ली है, आप आगे चल सकते हो। चलिए, बच्चा कह रहा है डन हो गया है ये। जल्दी लिख लीजिए। कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। कह रहा है बच्चा, कह रहा है आज आते ही मुन्नी ब्रेक दे दिया भाई साहब। लेकिन इसलिए लिखवा रहे हैं भाई, कल याद करके आ जाना मंडे को, तभी फायदा होगा। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, ऐसा बनाया चार्ट सेक्शन, पढ़े हम आज, आ रहा जीने का मजा, आ रहा पढ़ने में मजा रे, अरे रे रे मैं तो गया रे। क्रिश, क्या तुम बेटा ब्रांच अकाउंटिंग की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने भी आज देखा था ब्रांच अकाउंटिंग 5 to 10% रखा है, राइट। वन जीरो फाइव वंश प्रॉक्सीज, 105 प्रॉक्सीज है, और 106 है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। ये उधर नहीं जाता वरना मैं भेज देता। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बेटा नोटिस के साथ अटैच होके जाती है।
बाकी जिसको भी दिक्कत आ रही होगी वो मैं कोरम बेटा, QUORUM कोरम, मनीष बेटा। सर नितिन गोट भी अब फाउंडेशन में सिखाएंगे? यस अथर्वा बेटा, ऋषभ सर भी सिखाएंगे और नितिन सर, दोनों टीचर पढ़ाएंगे अलग अलग बैचेस में। रहा कैसा 111 अनमोल, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। अभी चंदन बेटा नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पेज अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। आ जाओ बेटा मनीष बेटा, वैसे भी मैं रिटायर हो रहा हूं, अर्ली रिटायरमेंट ले रहा हूं। आपको पता नहीं है क्या? आपके बैच के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, अर्ली रिटायरमेंट। हिमालय जा रहा हूं, हिमालय पे अपनी समोसे की दुकान खोलूंगा बेटा। यस शालू बेटा, कर देंगे बेटा। अभी सब चैप्टर्स हुए नहीं है ना, इसलिए सब चैप्टर्स के करे नहीं है, अभी 5-6 चैप्टर बाकी है। चलिए नेक्स्ट पेज, ये लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इसे, ये देखिए नेक्स्ट पेज। 114 शिल्पा बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। आ रहा जीने का मजा रे। यार ये बढ़िया है यार, मतलब बच्चों को लिखने को दे दो, वाह, वरना मुझे 2 घंटे बोलना पड़ता। ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज लगी मुझे आज। आई लाइक इट। 117 रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड, शुमेला बेटा। चलिए डन हो गया सबका, बिल्कुल क्रिश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। यस कंचन बेटा, एट एडजर्न्ड मीटिंग। ग्यारह तारीख को राहुल। चलिए 20 मिनट हो गए भाई साहब, कुछ स्टार्ट नहीं किया है। चलिए ठीक है, आई होप अब आप लर्न करके आ जाएंगे। ये आपने किसके नीचे लिखा है ये तो पता है ना, ये आपने कहां कनेक्ट करके लिखा है ना, मेरे पास पेज नहीं था, यहां से नीचे और यहां से नीचे, ठीक है। आंचल बेटा, जो भी रिवीजन लेक्चर आते हैं वो हमेशा यूट्यूब पे आते हैं, ऐप पर उसके बाद सिर्फ डाउट सेशन होते हैं, बट बाकी चीजें सब यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है आंचल बेटा, सिलेबस खत्म होने के बाद। चलिए जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है सेक्शन में बेटा, मैंने ऑलरेडी लिस्ट भी पूरी लिख कर दी हुई है एक एक वर्ड की यहां पर, तो वो आपको आज के नोट्स में मिल जाएगी, आप उसमें से देखकर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेक्शन, बहुत टाइम है हमारे पास। आज का टारगेट क्या है सर? 2 डेज टारगेट, आज ज्यादा टारगेट मैं लेकर नहीं आया हूं,
ठीक है, ठीक है, टूडेज टारगेट। एक हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 88 और एक हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 89। बस ये दो सेक्शन और आपकी छुट्टी कर देंगे भाई साहब। और होमवर्क कुछ है ही नहीं, सेक्शन याद करने हैं। ओके सर, अगर 1 घंटे में हो गए 1 घंटे में छुट्टी कर देंगे, 2 घंटे में हो गए 2 घंटे में छुट्टी कर देंगे, जैसी जैसा चलेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ला 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 ला। शुभम आज हो जाएगी बेटा, है ना। एनोटेशन वाली बुक अपलोड कर दी थी मैंने, मेमोरी टेक्निक बाकी है। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको कटिंग करने से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। ये किया मैंने कट, ये किया मैंने कट, ये किया मैंने कट। वाह क्या किया। तो सीधा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 7.4 से। एक्चुअली में सेक्शन 88 यहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, बाकी ऊपर की फालतू की बातें सब कट कर देना। ठीक है, तो सीधा हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 7.4 से चालू करेंगे, ये नीचे सेक्शन 88 से, क्योंकि वहीं पर सब सेक्शन 1 दिया हुआ है। चलिए, है ना, फालतू की बातें लिखी हुई है, पूरे इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है, पढ़ लेंगे चैप्टर में जो पढ़ना होगा। चलो, तो सेक्शन 88 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 88 मेरे बच्चों बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसमें आप किसके बारे में सीखोगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में सीखोगे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के बारे में सीखोगे। ठीक है, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर के बारे में सीखोगे, अदर सिक्योरिटीज होल्डर। चलिए, अब यहां पर बेटा फॉर्म, जो फॉर्मेट इस्तेमाल करना होता है, हर कंपनी को बनाना होता है MGT1। अब बच्चा पूछेगा सर MGT क्या है, अमन पूछेगा आते ही, MGT1। ठीक है, और यहां पर जो फॉर्मेट इस्तेमाल होगा वो होगा MGT2। ओके सर, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से फॉर्मेट में बनता है बेटा, MGT1 में बनता है। और डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर कौन से फॉर्मेट में बनता है, MGT2 में बनाया जाता है, MGT2 में बनाया जाता है। ठीक है, ओके सर, तो यहां पर क्या बोला, सबसे पहला हर कंपनी को बनाने पड़ेंगे फॉलोइंग रजिस्टर, हर कंपनी को बनाने पड़ेंगे फॉलोइंग रजिस्टर। रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनाना पड़ेगा, और रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स बनाना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बेटा कौन कौन आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कौन कौन आएगा, इक्विटी भी आएंगे, प्रेफरेंस भी आएंगे, यानी इक्विटी शेयर्स भी मेंबर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मेंबर्स होते हैं। तो सबको बेटा रजिस्टर ऑफ मेंबर में उनका डिटेल कंपनी जो है मेंटेन करने वाली है। ओके, ओके सर, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के पास ना तो इक्विटी हो और ना ही प्रेफरेंस हो, फिर भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हो, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? एक कंपनी है, उसमें पर्सन के पास ना तो इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्ड कर रखे हैं, फिर भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख सकते हैं कि क्या वो कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? तो यहीं पे आपको बेसिक्स आपके ठीक करने पड़ेंगे। आप जानते हो एक कंपनी होती है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, एक कंपनी होती है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल।
बट एक और कंपनी भी तो होती है, कंपनी हैविंग गारंटी, कंपनी हैविंग गारंटी। अब यहां पर तो कोई शेयर्स होते ही नहीं है। कंपनी हैविंग गारंटी में जरूरी है ही नहीं कि उस कंपनी के कोई शेयर्स हो। यस और नो, फील करो मेरी बात को। कंपनी हैविंग गारंटी में कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं, ना कंपनी के कोई इक्विटी शेयर है, ना कोई प्रेफरेंस शेयर है। फिर भी क्या उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा जिन्होंने गारंटी ली होगी मेमोरेंडम में? यस और नो? यस सर। सो अगर कोई पर्सन ऐसी कंपनी का शेयर होल्डर है, ऐसी कंपनी का मेंबर है जिसमें शेयर्स नहीं है, तो भी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आएगा ना, क्योंकि उसका कंपनी में इंटरेस्ट है। शेयर्स नहीं है क्योंकि कंपनी में शेयर्स ही नहीं है। आई होप आपको अब यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत बच्चे शुरू में पूछ रहे थे सर मेंबर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? बेटा ऑल शेयर होल्डर्स आर मेंबर ऑफ द कंपनी, बट ऑल मेंबर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या मैंने एकदम सही कहा? यस सर, हम आपकी बात को समझ गए सर, हम आपकी बात को समझ गए। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट आया बच्चों रूल्स में। अभी तो हमने सेक्शन का सबसेक्शन पढ़ा था, अब हम जा रहे हैं रूल्स में। डिटेल्ड प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, मेंटेनेंस करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर तुम्हारी कंपनी में शेयर्स हैं तो तुम्हें MGT1 में क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ेगा। यह बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ना। और ये नीचे वाला पॉइंट हम काट देंगे। सर नीचे वाला पॉइंट क्यों काट दिया? बेटा ये ट्रांजिशन प्रोविजन था कि पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में कोई फॉर्मेट अलग था, नए वाले में फॉर्मेट अलग है। तो क्या करोगे? पुराने वाले फॉर्मेट की जगह नया फॉर्मेट ले लोगे? यस और नो? बट वो तो बहुत पहले ही हो चुका है, तो आज की तारीख में वो रेलेवेंट नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो रजिस्टर में आप उस मेंबर के बारे में क्या क्या लिखोगे? ये आपको एमसीक्यू में फॉर्म में वो पूछ सकता है कि कौन सी डिटेल्स आएंगी, कौन सी डिटेल नहीं आएंगी। सबसे पहले मेंबर का नाम आना चाहिए, मेंबर का एड्रेस आना चाहिए, और अगर मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आना चाहिए, मेंबर का ईमेल आईडी आना चाहिए, मेंबर का परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन आना चाहिए, मेंबर का CIN आना चाहिए, मेंबर की नेशनैलिटी आनी चाहिए, और अगर मेंबर माइनर है तो मैंडेटरी है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपका मेंबर माइनर है तो मैंडेटरी है क्या? उसके गार्जियन का नाम आना। अगर आप उसके गार्जियन का नाम नहीं लिखेंगे तो आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में माइनर का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं होती है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। फिर माइनर की डेट ऑफ, माइनर के केस में माइनर की डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, उसका नाम, और यहां पर ये अगला पॉइंट आ गया, शेयर होल्डर का यानी मेंबर का नॉमिनी, अगर उसने कोई नॉमिनी अपॉइंट किया है उसका नाम और उसका पता भी आएगा। ठीक है? ओके सर। जिस दिन वो मेंबर बना उस दिन की डेट लिखी जाएगी, जिस दिन उसकी मेंबरशिप खत्म हुई, अगर हो गई तो उस दिन की भी डेट लिखोगे कि इस दिन ये मेंबर बना था और इस दिन ये मेंबरशिप से हटा था। ठीक है? सिन क्या होता है बेटा? उस पर अभी रिसर्च चल रही है बेटा। सिन क्या होता है? जैसे रिसर्च कंप्लीट होगी बेटा बताया जाएगा, डोंट वरी। चलिए, गारंटी, अगर आपकी कंपनी गारंटी वाली है तो उसने कुछ गारंटी ली होगी एमओए में, तो कितने अमाउंट की गारंटी उसने ली है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा होगा। और कोई राइट, इंटरेस्ट का मतलब है अगर उसका कंपनी में और कोई राइट्स हैं वो लिखा जाएगा। और अगर मेंबर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे नोटिस इस ही मेथड से भेजा जाना चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी हमें रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखना पड़ेगा। ओके सर।
चलिए ठीक है, ये वाला पॉइंट आप फिर कट कर देंगे। सेम पॉइंट है, ट्रांजिशनरी प्रोविजन को कट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर का। यहां पर मैंने आपको बता दिया कौन से फॉर्मेट में बनाना होता है, MGT2 में बनाना होता है। तो एवरी कंपनी विच इश्यूज और अलॉट्स डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी शॉल मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर डिबेंचर होल्डर्स, फॉर सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्मेट MGT2, और हर टाइप के डिबेंचर के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आएगा आप लोगों से, मुझे बताओ क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना मैंडेटरी है? क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना मैंडेटरी है? और दूसरा क्वेश्चन है क्या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर बनाना मैंडेटरी है या नहीं? तो ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है प्लीज। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती जिसमें मेंबर नहीं होता, ऐसी कोई कंपनी नहीं होती। ऋतिक बेटा सिसेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, ठीक है। चलिए चलिए तो यहां पर बेटा रजिस्टर ऑफ मेंबर ऐसी कंपनी होती ही नहीं है जहां पर मेंबर ना हो, हर कंपनी में मेंबर होंगे ही होंगे। तो बेटा ये तो हो गया मैंडेटरी, ये तो हो गया मैंडेटरी। सर डिबेंचर होल्डर वाले का क्या? अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं तभी तो रजिस्टर बनाएगी ना। क्या हर कंपनी को डिबेंचर इशू करना मैंडेटरी है क्या? सोच कर बताना भाई, ये वाला कब बनाओगे? अगर कंपनी ने इशू करे हैं डिबेंचर्स, अगर कंपनी ने अदर सिक्योरिटीज को इशू करा है तो इन रजिस्टर को बनाना, वरना क्यों बनाना है? इस रजिस्टर को खाली रखोगे क्या? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कैसे पता चला? देखो यहां पर पता चला, एवरी कंपनी विच इशू और अलॉट, जो इशू या अलॉट कर रही है उसको बनाने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा कॉमन रिक्वायरमेंट पे, उसके बाद अब आते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट पे। सबसे पहला, रजिस्टर के अंदर कितने दिन में एंट्री होनी चाहिए? रजिस्टर के अंदर कितने दिन में एंट्री होनी चाहिए? तो लॉ कहता है एंट्रीज जो आपको रजिस्टर में करनी है वो कितने दिन में करनी है? 7 दिन में करनी है, 7 दिन MCQ, ठीक है। कितने दिन में करनी है? 7 दिन। सर 7 दिन कहां से? जिस दिन कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया होगा, या जिस दिन कमेटी, जो कमेटी उसने बनाई होगी उसने अप्रूव किया होगा, वहां से चाहे अलॉटमेंट हो चाहे ट्रांसफर हो, चाहे अलॉटमेंट का केस हो चाहे ट्रांसफर का केस हो, जिस दिन अप्रूव होगा उसके 7 दिन के अंदर क्या हो जाएगी? रजिस्टर के अंदर आपको एंट्री अपडेट करनी पड़ेगी विद इन 7 डेज। अच्छा सर एंट्रीज कब कब करनी होती होगी, कब कब हमें एंट्री करनी होती होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा। जब तुम कोई भी अलॉट करते होंगे, अगर तुम प्राइवेट प्लेसमेंट लाते होंगे किसी भी सिक्योरिटी का, क्या एंट्री करते होंगे कि नहीं करते होंगे? बताओ। अगर तुम पब्लिक ऑफर लाते होंगे प्रोस्पेक्टस वाला, तो क्या तुम नए शेयर्स इशू करते हो कि नहीं? अगर तुम राइट इशू लाते होंगे तो राइट इशू लाने के बाद अलॉट करोगे। अगर तुम बोनस इशू करोगे, बोनस इशू के केस में आप रजिस्टर को शेयर करोगे। अगर तुम ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के केस में भी करोगे। अगर ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन के केस में भी करोगे। यस और नो? अगर बायबैक होगा, भूल गए क्या? बायबैक होगा तो भी करोगे। अगर कैपिटल रिडक्शन होगा तो भी करोगे। अगर फॉरफीचर होगा तो भी करोगे। यस और नो? सो देयर आर मल्टीपल केसेस जहां पर चेंज होगा वहां पर रजिस्टर में एंट्री आ जाएगी, वहां पर रजिस्टर में एंट्री आ जाएगी। और यही बात बेटा नेक्स्ट पॉइंट में आपके लिखी हुई है
चाहे फोरफीचर करो, बायबैक करो, रिडक्शन करो, सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, कैंसिलेशन, स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करना, ट्रांसमिशन, स्कीम, मर्जर, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कुछ भी कर रहे हो, डुप्लीकेट, ये सारे केस में क्या करोगे, 7 दिन के अंदर एंट्री कर देना, 7 दिन के अंदर एंट्री कर देना। ठीक है, कोई भी केस होगा एंट्री 7 दिन के अंदर रजिस्टर में अपडेट हो जानी चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बिल्कुल करेंगे बेटा, मर्जर में बिल्कुल करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, जहां पर शेयर होल्डर को चेंज हो रहा है, नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, वहां पर रजिस्टर में चेंज होगा। ठीक है शिवम, चलिए ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये हमने जो रजिस्टर बनाए हैं, इन रजिस्टर को कहां पर कंपनी को संभाल कर रखना है, इन रजिस्टर को कंपनी को कहां पर संभाल कर रखना है, तो लॉ कहता है तीन ऑप्शन देता है। कितने ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके सर। चलिए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 कहां पे रखना है। सबसे पहला ऑप्शन लॉ क्या कहता है, रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। सबसे पहला क्या ऑप्शन है, आपको कहां रखना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आप ज्यादा बेहतर समझोगे। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है गुरप्रीत समोसे वाला। अगर 7 दिन में एंट्री नहीं करते हैं तो उसे चेक कौन करेगा? कोई चेक नहीं करता बेटा, कोई चेक नहीं करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम पकड़े जाओगे उस दिन तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाती है। बाकी तो तुम जो मर्डर भी कर दो कोई चेक नहीं करता है, पकड़े जाने पर सजा मिलती है, वैसे कोई सजा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आइए, तो यहां पर गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहां पर है रजिस्टर्ड ऑफिस? एफसी रोड पुणे, एफसी रोड पुणे में रजिस्टर्ड ऑफिस है। इस कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं? मान लो 200 मेंबर्स हैं इस कंपनी के। कितने मेंबर्स हैं? 200 मेंबर्स हैं इस कंपनी के। ठीक है, ओके सर। नाउ इस कंपनी के 200 मेंबर में से बेटा 100 मेंबर्स कहां रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। 100 मेंबर्स कहां रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। और 100 मेंबर्स कहां रहते हैं? पुणे में रहते हैं। ठीक है सर। अब यहां पर उन्होंने सेकंड ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन तो क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखोगे, यानी कहां रखोगे? एफसी रोड पुणे पर आप अपने रजिस्टर मेंटेन करोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है बेटा सेम सिटी, टाउन या विलेज जिसमें तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। मतलब अगर तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एफसी रोड पुणे पे है तो यहां पर सेम सिटी कौन सी हो गई? पुणे। तो तुम पुणे में कहीं भी रख सकते हो, पुणे में कहीं भी रख सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चा सेकंड ऑप्शन है सेम सिटी टाउन विलेज। कौन सा सेम सिटी? जिस शहर में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पर आप रख सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर मैं चाहूं तो एफसी रोड पुणे की जगह मैं लल्लू लाल पुणे में रख सकता हूं। लल्लू लाल एक एरिया का नाम है, मान लो लल्लू लाल एरिया में रख सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एसआर पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अब आता है लास्ट ऑप्शन जहां पर कंपनी अपने रजिस्टर को रख सकती है। लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है? एनी अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी, एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहां पर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स
एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रिसाइड। क्या बोला? आप इंडिया में उस शहर में रख सकते हो जहां पर तुम्हारी कंपनी के टोटल मेंबर के 1/10 से ज्यादा, ठीक है, 1/10 से ज्यादा मेंबर्स रिसाइड करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या अगर मैं चाहूं तो मुंबई में रख सकता हूं क्या? अगर मैं चाहूं तो मुंबई में रख सकता हूं क्या? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 200 का 1/10 निकालना पड़ेगा, जो कि 20 आएगा। क्या 20 से ज्यादा है? क्या मुंबई में 20 से ज्यादा रहते हैं? द आंसर इज यस। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो एक और जगह रख सकता हूं, मुंबई में, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन यहां भी पास कराना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों में ही लगने वाला है। आप ऐसी सिटी में लगा सकते हो, एनी प्लेस इन इंडिया वेयर more than 1/10 of members reside। ठीक है, आएंगे संतोष बेटा, धीरे धीरे आएंगे, डोंट वरी, हर चीज में आएंगे, चिंता मत करो संतोष। ओके सर, किसी को दिक्कत इसमें कोई? जल्दी बताओ, कोई इशू इन पॉइंट्स में, तीनों पॉइंट्स में, कि रजिस्टर्स को कहां पे रखना होता है? क्लियर है सर? यस, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं, ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रीड कर लेते हैं। अदर इंफॉर्मेशन जो आपको रजिस्टर में मेंशन करनी होती है। क्या बोला? अगर ऑर्डर आ गया, किसका ऑर्डर आ गया? जुडिशियल यानी किसी जज का, रेवेन्यू अथॉरिटी यानी इनकम टैक्स वालों का, सेबी का ऑर्डर आ गया, या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया, जिससे उन शेयर्स या डिबेंचर्स को क्या कर दिया गया? अटैच कर दिया गया। नॉर्मली ये कब होता है, पहले वो समझो केस। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपना इनकम पे टैक्स भर नहीं पाता, टैक्स की चोरी करता है, ठीक है। जब वो टैक्स की चोरी करता है तो भैया पता चल जाता है कि भैया इनने टैक्स की चोरी करी हुई है, और जब गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है, वहां जाकर होती है रेड, और रेड होने के बाद अगर ये प्रूव हो जाता है कि हां उसने जितनी इनकम दिखाई उससे ज्यादा के एसेट्स उसके पास है, तो उनको क्या कर लेती है गवर्नमेंट? अटैच कर लेती है, रिकवर करने के लिए अपना टैक्स। तो उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है कि हम इनको क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। तो अगर उस बंदे के पास कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर होंगे, क्या गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास करके उन एसेट्स को भी अटैच कर सकती है? द आंसर इज यस। तो अगर वो एसेट्स अटैच हो गए तो लॉ कह रहा है इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने रजिस्टर में उस ऑर्डर की डिटेल लिखनी पड़ेगी कि इस बंदे के शेयर क्या हो गए हैं? अटैच हो गए हैं। बच्चा कह रहा है उनको पिलाते हैं ठंडा पानी। बेटा वो ठंडा पानी नहीं पीते हैं बेटा, ना 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 ना। उस टाइम जब वो आते हैं तो गर्मी बहुत होती है। चलो ओके सर। ठीक है, तो यहां पर बस मैंने सिंपल सी बात कही, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, किसी भी अथॉरिटी का यह ऑर्डर आता है कि हम शेयर या डिबेंचर्स को अटैच कर रहे हैं, हम शेयर या डिबेंचर्स को अटैच कर रहे हैं, तो उस केस में यह बात आप कहां लिख देंगे? कंपनी के रजिस्टर में लिख देंगे। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हमने अपनी सिक्योरिटीज को, क्या मैं अपने शेयर्स को गिरवी रख सकता हूं? आपको क्या लगता है, अगर मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, क्या उन शेयर्स को मैं गिरवी रख सकता हूं? हां रख सकता हूं। अगर मैंने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है, क्या यह बात कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? तो उन्होंने यही बोला कि जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं पर भी लिस्टेड है, और प्रमोटर्स ने क्या किया? प्रमोटर्स ने
कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के डिबेंचर्स को गिरवी रख दिया। मैंने प्लेज, हाइपोथिकेशन, लीन, चार्ज, हर एक बात चार्ज चैप्टर में बताई हुई है। इन चारों वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको यह बात 15 दिन के अंदर लिखनी पड़ेगी। आपको यह बात 15 दिन के अंदर लिखनी पड़ेगी, किसमें, रजिस्टर। बट ये सारी कंपनियों के लिए है या सिर्फ वो कंपनियां जिनके शेयर्स लिस्टेड है, जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, सिर्फ उनके लिए है सर, सिर्फ उनके लिए है। नेक्स्ट पॉइंट भी आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, एक बारी रीड कर लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट भी एकदम सेम है। गिरवी रखने का कोई फायदा होगी? यस बेटा, गिरवी रखने का बहुत फायदा होता है ईशा बेटा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होते, हमें पैसों की जरूरत होती है, तो हमें चीजें गिरवी रख के पैसा लेना होता है, यह फायदा होता है, वरना लोग हमें पैसा देते नहीं है। डिविडेंड बेटा उसी के नाम पे आता है जिसके नाम पे शेयर्स होते हैं, डिविडेंड चैप्टर में बताया गया था। चलिए डन। तो यहां पर बेटा एक सिंपल सी बात हो रही है, वही बस ये कहना चाह रहे हैं, केस 1, केस 2, नहीं तो ऋतिक को रात को नींद नहीं आएगी तो लेने पड़ेंगे। ऋतिक कहेगा अरे सर मुझे नींद नहीं आई थी रात को, है ना। देखो कितने बड़े बड़े मैसेज लिख रहा है डंडे बना के। चलिए केस 1 में क्या हुआ, ऋतिक के पास 100 करोड़ रुपए के 100 करोड़ रुपए के कंपनी के शेयर्स थे। कौन सी कंपनी के, एक्स लिमिटेड के, ठीक है, ओके। ऋतिक ने क्या किया था, बहुत सारा टैक्स चोरी किया था, बहुत सारा टैक्स चोरी किया था। इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या किया, ऋतिक को बोला कि भाई तुमने जो टैक्स चोरी किया है वो टैक्स जमा करा दो। ऋतिक ने कहा मेरे पास नहीं है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया। क्या ऑर्डर पास कर दिया कि ये जो शेयर्स है ये हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। अटैच कर रहे हैं मतलब हम इन्हें अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। ये अब ऋतिक तुम तब तक नहीं बेच पाओगे जब तक तुम पैसा नहीं दोगे, और अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम ही इन शेयर्स को बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये शेयर्स जैसे ही इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऑर्डर दिया अटैच करने का, तो इस कंपनी को इस ऑर्डर के बारे में कहां लिखना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखना पड़ेगा। यह बात कि ऐसे शेयर्स और सिक्योरिटीज को क्या कर लिया गया है, अटैच कर लिया गया है, ठीक है। ऋतिक अब आ जाएगी रात को नींद। चलिए केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में वो बोल रहे हैं अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो और आपके प्रमोटर है, प्रमोटर ने क्या किया, बैंक से लोन लिया। प्रमोटर ने क्या किया, बैंक से क्या लिया, लोन लिया, और बदले में क्या करा, इस कंपनी की सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया, प्लेज क्रिएट कर दिया, या बोल दो चार्ज क्रिएट कर दिया, जो बोलना है बोल दो, वो क्रिएट कर दिया। तो इस केस में लिस्टेड कंपनी को अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, अगर ये मेंबर ही होगा ऑफ कोर्स प्रमोटर, तो उस केस में क्या होगा, वो कहां लिख देगी, ये 15 दिन के अंदर एंट्री कर देगी कि भैया इन सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया गया है बैंक के पास। इन सिक्योरिटीज को गिरवी रख दिया गया है, किसके पास, बैंक के पास गिरवी रख दिया गया है, ठीक है। सेम केस 3 भी एकदम सिमिलर है। सिमिलर क्या है, यहां पर भी एक लिस्टेड कंपनी है बेटा, ठीक है। बेटा बादल गवर्नमेंट कुछ भी ले सकती है, ठीक है, कुछ भी।
अगर उन्हें पैसा रिकवर करना है तो। ठीक है, चलिए लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं। अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनी है और ज्वाइंट वेंचर कंपनी में पैसा डालने के लिए, ज्वाइंट वेंचर कंपनी में पैसा डालने के लिए लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रखा है, अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज किया है। तो उस केस में भी लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर में अपडेट कर लेगी 15 दिन के अंदर कि ये सिक्योरिटीज इस रीजन की वजह से क्या करी गई है, गिरवी रखी गई है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो आपको भी पता है, जब भी मेंबर चेंज होगा क्या रजिस्टर में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल सा पॉइंट है, जब भी मेंबर चेंज होगा क्या रजिस्टर में चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है, अगर मेंबर के स्टेटस में कोई भी चेंज होता है, डिबेंचर होल्डर के स्टेटस में कोई भी चेंज होता है या सिक्योरिटी होल्डर में कोई भी चेंज होता है, जैसे कि उसकी डेथ हो गई, अगर उसकी डेथ हो गई चेंज करो ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखो। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया उसके ऑफिशियल असाइनी का नाम लिखो। अगर उसने अपना नाम चेंज कर लिया तो भैया उसका नया नाम मेंशन करो। ठीक है, अगर वो आईईपीएफ में 7 साल हो गए कोई डिविडेंड नहीं लेने आया तो तुम उसके शेयर्स भी आईईपीएफ में ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये बात जब तुम आईईपीएफ में ट्रांसफर करोगे तो ये बात मेंशन करोगे ना कि ये ट्रांसफर हो गए हैं आईईपीएफ को। ठीक है, या हो सकता है कोई भी और रीजन जिसकी वजह से मेंबर की डिटेल्स में चेंज आया है, और उस चेंज का रीजन लिखते हुए रजिस्टर में तुम लोग क्या कर देना, एंट्री कर देना। चलिए ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर। रेक्टिफिकेशन का हमने कोई प्रोविजन पढ़ा था क्या, रजिस्टर में करेक्शन करने का क्या हमने कोई प्रोविजन पढ़ा था किसी चैप्टर में, कोई बताएगा क्या, क्या हमने पढ़ा था? हां सर, हमने पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है किस चीज का, रेक्टिफिकेशन करने का रजिस्टर में। कहां पढ़ा था ये, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स चैप्टर में पढ़ा था। तो जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा कि भैया रेक्टिफिकेशन करो, तो क्या कंपनी को रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा ना। सो अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन रजिस्टर में हो रहा है बाय द कंपनी, बट क्यों, क्योंकि ऑर्डर पास किया है किसने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि नॉर्मली आपका एनसीएलटी होगा। और अगर बाहर के डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, बाहर के शेयर होल्डर होते हैं, तो वहां का कोर्ट ऑर्डर पास करता है, वहां का कोर्ट ऑर्डर पास करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है अपने रजिस्टर में रेक्टिफिकेशन करना होगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन करते हुए ना ऑर्डर का रेफरेंस दे देना, ऑर्डर का नंबर लिख देना कि कौन से ऑर्डर नंबर की वजह से तुमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या किया, करेक्शन किया है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक सेक्शन है बेटा, जो हमने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में पढ़ा था और जो हमने आज पढ़ा है, दोनों इंटरलिंक्ड है ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, अब मेरे पास नोटबुक यहां है क्या, हाँ चलो यही नोटबुक काम कर लेते हैं, आइए। ठीक है, ओके। ये देखो बेटा, ये क्या है, सारे बच्चे बताओ ये क्या है? सर ये आपका है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बेटा रफ नोटबुक नहीं है बेटा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर डेली रिवीजन कॉपी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इग्नोर कर दो, है ना। हाँ चलिए, अमन बेटा दोनों में से किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो, फिजिकल भी कर सकते हो। पैसा है तो इलेक्ट्रॉनिकली कर लेना, पैसा नहीं है तो भैया फिजिकल कर लेना। हाँ चलिए, ओके सर। तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है बेटा, ये कौन से फॉर्म में है बेटा, कौन सा फॉर्मेट है, MGT1 का फॉर्मेट है, MGT1 का फॉर्मेट। ठीक है,
अब यहां पर बेटा एंट्रियां कर रहा हूं मैं MGT1 में सारे शेयर होल्डर की। मुझे बताओ रजिस्टर में सबसे पहला पेज क्या होता है? इंडेक्स। सबसे पहला पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है। इंडेक्स। इंडेक्स में क्या होता है बच्चों? इंडेक्स में बेसिक चीज लिखी होती है और अंदर जाकर पूरा डिटेल्ड पॉइंट होता है। यस और नो? तो लॉ कहता है तुम रजिस्टर तो मेंटेन करोगे ही, उसका इंडेक्स भी मेंटेन करना। ठीक है, उसका इंडेक्स भी मेंटेन करना। ओके ओके सर, तो यही पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में बोला है। देखो रजिस्टर, अब आपको ना मुझे सिंगुलर और प्लूरल भी सिखाना पड़ेगा। क्या सिंगुलर और प्लूरल सिखाना पड़ेगा? सुनो, रजिस्टर सिंगुलर होता है, ठीक है, और रजिस्टर्स एस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। सर ये सब क्यों बता रहे हो? हमें पता है, बट आगे जाके मुझे पता है अमन का डाउट आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूं बस। ठीक है, इंडेक्स बनानी है तो सिंगुलर होती है, और इंडिसेस लिखा होगा तो मतलब इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, रजिस्टर का प्लूरल, ताकि बाद में इंडेसिस वर्ड यूज होगा ना तो आप क्वेश्चन मार्क लिखोगे सर इंडेसिस बता दो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। चलो ठीक है, तो यहां पर यही बोला है एवरी रजिस्टर, एवरी रजिस्टर, आप जो भी रजिस्टर बनाओगे उसके साथ इंडेक्स बनाना। सर इंडेक्स में क्या लिखेंगे? इंडेक्स में बेटा सिर्फ नाम का इंडेक्स आएगा, यानी शुरू के पेजों पे सिर्फ शेयर होल्डर का नाम लिखा होगा, लेकिन वो मेंबर क्या क्या डिटेल होल्ड करता है वो कहां बातें लिखी होंगी, वो कहां लिखी होंगी, कहां लिखी होंगी, आगे जाकर डिटेल उसके रेफरेंस पे लिखी होंगी। ओके, लेकिन एक और एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू, एमसीक्यू ये है कि आपको इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी में मेंबर 50 से कम है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी में मेंबर कितने कम है? 50 से कम है, तो कह रहे हैं यार रजिस्टर ही छोटा सा है, 50 मेंबर नहीं है गिनती के, क्या इंडेक्स बना रहे हो? खोल के ही देख लेना, समरी बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, ओके सर। चलिए सर, रजिस्टर में एंट्री 7 दिन में होती है, इंडेक्स में एंट्री कब होती है? बताओ सर, रजिस्टर में एंट्री 7 दिन में होती है, अभी हमने एमसीक्यू मार्क करा था। इंडेक्स में एंट्री कम होती है, तो लॉ कहता है भैया कंपनी तुम जब एंट्री रजिस्टर में करोगी ना, जब भी एंट्री रजिस्टर में करोगी उसके साइमल्टेनियसली, यानी उसके साथ ही इंडेक्स में भी कर देना। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, देखो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, और मेरा तो मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाएगा। जैसे हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, लेक्चर मान लो 6 बजे खत्म हुआ, तो हम साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? ट्रैकर को अपडेट कर देते हैं। मतलब लॉ का लेक्चर खत्म हुआ, मैं लॉ के ट्रैकर पे जाता हूं, वहां पर टॉपिक डाल देता हूं साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो वैसे ही जैसे तुमने रजिस्टर में अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपका ट्रैकर अपडेट नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बाकी बच्चों से बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जब भी रजिस्टर में एंट्री होगी उसके साइमल्टेनियसली क्या कर लेंगे? हम इंडेक्स में एंट्री कर लेंगे, इंडेक्स में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये सब तो फिजिकल फॉर्म वाली बातें हो गई, अगर सिक्योरिटीज डीमैट में है तो क्या होता है? तो बेटा कंपनी क्या करती है, मान लो अगर किसी कंपनी के सिक्योरिटीज डीमैट में होती है, अगर कंपनी की सिक्योरिटीज किस में होती है? डीमैट में होती है, तो उसका रिकॉर्ड ठीक है, उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है?
डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। बट सेक्शन 88 कहता है कि कंपनी को बनाना है रजिस्टर, लेकिन डीमैट फॉर्म में, ठीक है, डिपॉजिटरी को बनाना है। यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अरे बेटा इसीलिए तो वो गॉट है ना। तो यहां पर लॉ कह रहा है भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। सेक्शन 88 कह रहा है कंपनी रजिस्टर तुम्हें बनाना है, लेकिन डीमैट फॉर्म में डिपॉजिटरी बना रही है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया लॉ में। तो लॉ ने क्लैरिफाई कर दिया कि देखो, अगर रजिस्टर और इंडेक्स डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है, अगर रजिस्टर और इंडेक्स डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है, तो हम डीम कर लेंगे, डीम मतलब हम मान लेंगे कि ये वही रजिस्टर और इंडेक्स है जो कंपनी को बनाना था, हम ये मान लेंगे, और कंपनी पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। हाँ, इनेबलिंग मतलब किसी चीज को अलाउ करना, ठीक है, अलाउ करना। हाँ, अब ध्यान से सुनना। हम जुदा होंगे, हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को, हम रजिस्टर ऑफ मेंबर को, हम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को, हम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को, हम रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स को कहां पर रखते हैं? कोई बता सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कहां पर इस रजिस्टर को रखा जाता है। हाँ, आसिफ असलम कह रहे हैं डिपॉजिटरी क्या होता है। बेटा इसके लिए तुम्हें प्रोस्पेक्टस चैप्टर देखना पड़ेगा, डिपॉजिटरी क्या होता है। ठीक है आसिफ बेटा? बिल्कुल, हम नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हैं, और अगर कहीं और रखते भी हैं तो वो मैक्सिमम, अगर कहीं और रखोगे भी तो इंडिया में ही रख सकते हो। क्या बाहर रखना अलाउड था क्या भाई? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे, या सेम सिटी टाउन में रखोगे, सेम सिटी टाउन में रखोगे, या अदर प्लेस इन इंडिया रखोगे, या अदर प्लेस इन इंडिया रखोगे, है ना। तो लॉ कह रहा है भैया अदर प्लेस इन इंडिया में कब रखोगे? जब वहां पर मोर देन 1/10 और इन दोनों केसेस में एसआर पास करना पड़ेगा। इंडिया के बाहर तो होता ही नहीं है। अब एक इशू आ गया, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड, जिसके हजार क्या है, शेयर होल्डर्स हैं 1000, जिसमें से 300 इंडिया में रहते हैं, 300 रशिया में रहते हैं, ठीक है, 300 यूएसए में रहते हैं, और 100 कहां रखा जाए? नेपाल में रख दें? नहीं, कोई बढ़िया था, यूरोप में रख दें, लंदन में रहते हैं, ऐसा करते हैं, लंदन में रहते हैं। अब लॉ कह रहा है भाई तुम्हारे शेयर होल्डर कहीं के भी हो, तुम्हारे शेयर होल्डर कहीं के भी हो, ठीक है, तुम्हें इंडिया में रखना है, तुम्हें इंडिया में रखना है। तो यार बड़ी दिक्कत होती है इन लोगों के लिए, रशिया, यूएसए, लंदन। तो लॉ ने एक ऑप्शन दिया, मैंडेटरी नहीं है। क्या किया? ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या है? अगर तुम चाहो कंपनी तो तुम क्या खोल सकती हो? फॉरेन रजिस्टर भी खोल सकती हो, जिसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन रजिस्टर बोलेंगे। क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल? ऑप्शनल है। मैंडेटरी एक रशिया में खोल दूंगा, एक यूएसए में खोल देता हूं, लंदन में मुझे लग रहा है यार 100 ही लोग हैं, जरूरत नहीं लग रही, यहां नहीं खोलता हूं। तो मैंने क्या किया? रशिया और यूएसए में खोल लिया। मान लो एक फॉरेन रजिस्टर मैंने रशिया में खोल लिया
और एक फॉरेन रजिस्टर मैंने यूएसए में खोल लिया। तो यही बात बेटा आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताई गई है। एक कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है वो कंपनी, यानी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली नहीं, जिसकी शेयर कैपिटल है वो वाली कंपनी, या जिसने डिबेंचर इशू करे। क्यों? अरे भाई उसने डिबेंचर इशू करे होंगे तो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर बनाया होगा ना, या कोई और सिक्योरिटी इशू करी है, लेकिन उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कहां से? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। अगर कंपनी के पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरेन रजिस्टर खोलने की पावर है तो ही वो फॉरेन रजिस्टर खोल सकती है, वरना वो फॉरेन रजिस्टर खोल नहीं सकती। तो यहां पर इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। ओके सर, कौन सी कंट्री में रख सकते हो? कंट्री आउटसाइड इंडिया। सर पूरा रजिस्टर होगा? नहीं बेटा, पार्ट ऑफ द रजिस्टर होगा, पार्ट ऑफ द रजिस्टर। वो भी किसके लिए? जो रेसिडेंट है उस कंट्री के लिए। मतलब इस वाले रशिया वाले रजिस्टर में सिर्फ सारे 1000 शेयर होल्डर्स की एंट्री होगी क्या? जल्दी बताओ, रशिया वाले फॉरेन रजिस्टर में किसकी एंट्री होगी? सिर्फ रशिया के 300 लोगों की एंट्री होगी। यूएसए वाले में किसकी एंट्री होगी? यूएसए वाले में किसकी एंट्री होगी? यूएसए वाले 300 लोगों की एंट्री होगी। सर फिर इंडिया में जो रजिस्टर रखा हुआ है, इंडिया में जो रजिस्टर रखा हुआ है उसमें किसकी एंट्री होगी? कोई बता सकता है उसमें किसकी एंट्री होगी? इंडिया वाले रजिस्टर में आपको सिर्फ इंडिया के लोग और लंदन के लोग, क्योंकि इन दोनों का कोई रजिस्टर नहीं है ना अलग से, तो यहां पर इंडिया के 300 और लंदन के 100 लोगों की एंट्री होगी। लंदन के 100 लोगों की एंट्री होगी, यानी टोटल 400 है। कुछ भी कह रहे हो सर आप, लगता है रात को सोए नहीं हो। बेटा ऐसा मत बोलो बेटा। हाँ हाँ मैं दिखाता हूं, रुको। ये वाला पॉइंट पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 7.10, प्लीज रीड इट। मैंने जो अंडरलाइन करा है प्लीज इसे रीड करो। नो ट्रांजैक्शन, चाहे शेयर की हो, डिबेंचर की हो, या किसी भी सिक्योरिटी की हो, जो फॉरेन रजिस्टर में, रजिस्टर्ड फॉरेन रजिस्टर में लिखी हुई है, उसको आप किसी और रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। आप उसे किसी और रजिस्टर में नहीं लिखेंगे। ठीक है? ओके सर। अब एक और क्वेश्चन आया मुझे कि सर अगर ये रजिस्टर यहां पर इंडिया में नहीं है और इंडिया वालों को ये चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे? क्या आप मेरी प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हो? मैंने कहा अगर इंडिया में सिर्फ इंडिया के लोग और लंदन के लोगों की एंट्री है और रशिया और यूएसए की एंट्री नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि यार हम लोग कैसे चेक करेंगे बाहर के शेयर होल्डर के बारे में? हां सर। तो लॉ ने कहा हां प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, तो क्या करें इसका सॉल्यूशन? तो उन्होंने कहा आप क्या करो, इसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर, इसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर और इसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर बनाकर क्या करना, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख लो। वाह, मैंने कहा वाह क्या आइडिया दे दिया आपने सर। कह रहा है इसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर बनाना इंडिया में, इसका भी एक डुप्लीकेट रजिस्टर बनाना और कहां रख देना? इंडिया में रख देना। तो अब आपके पास इंडिया का ये वाला रजिस्टर भी है, मेन रजिस्टर, और आपके पास फॉरेन रजिस्टर के भी डुप्लीकेट रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है? तो यही बात यहां पर लिखी है। ये वाला पॉइंट फटाफट पढ़ लो।
पढ़ लो। संतोष कह रहा है मे है या शॉल है। मे है या शॉल बेटा वो तो तुम किताब से पढ़ोगे तब संतोष तुम्हें पता चलेगा। डन। द कंपनी शॉल कीप एट रजिस्टर्ड ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर। यानी वो कह रहे हैं जैसे एंट्री उस रजिस्टर में होगी सेम एंट्री इंडिया के डुप्लीकेट रजिस्टर में होगी। बाहर एंट्री हुई, इधर एंट्री हुई, बाहर एंट्री हुई, इधर एंट्री हुई, बाहर एंट्री हुई, इधर एंट्री हुई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एंट्री बाहर हो रही है तो पहले इंडिया वाले लोगों को बताना पड़ेगा कि हमने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करी है, और जब उन्हें पता चलेगा तब वो डुप्लीकेट रजिस्टर में एंट्री करेंगे। यस सर, तो यही पॉइंट यहां पर लिखा है, द कंपनी शॉल ट्रांसमिट टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया अ कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन एनी फॉरेन रजिस्टर विद इन 15 डेज आफ्टर द एंट्री मेड। यानी जिस दिन तुमने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करी उसके 15 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को बता देना कि हमने एंट्री करी। क्यों? क्योंकि वो अपने डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर में क्या कर लेंगे, सेम एंट्री को लिख लेंगे। डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर में क्या कर लेंगे, सेम एंट्री को लिख लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए यहां हमें क्लियर हो गए पॉइंट। वापस से चलते हैं अपने पेज नंबर 7.8 पे, वापस से चलते हैं 7.8 पे चलते हैं वापस पेज पे। ठीक है, चलिए अब यहां पर लॉ क्या कह रहा है, जिस दिन तुम, ये एमसीक्यू है, मैं फिर से बता देता हूं एमसीक्यू है, जिस दिन कंपनी ने डिसाइड किया फॉरेन रजिस्टर ओपन करने का उसके 30 दिन के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को बता देना विद इन 30 डेज। बट कहां से, जिस दिन डिसाइड किया था या जिस दिन फॉरेन रजिस्टर ओपन किया था। बेटा जिस दिन फॉरेन रजिस्टर ओपन किया ना उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को बताना पड़ेगा। आरओसी को, आरओसी को क्या बताएंगे, क्या बताएंगे बेटा, आरओसी को बताना वो एड्रेस जहां पर तुमने फॉरेन रजिस्टर रखा है, ऑफिस का एड्रेस जहां पर तुमने फॉरेन रजिस्टर रखा है, कौन से फॉर्मेट में, MGT3 में। यानी कंपनी आरओसी को MGT3, ओहो MGT1 में क्या था, MGT1 में था रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर, MGT2 में क्या था, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी का। MGT3 क्या है, कंपनी आरओसी को बताएगी एड्रेस, कंपनी आरओसी को क्या बताएगी, एड्रेस बताएगी जहां पर वो फॉरेन रजिस्टर रखा गया है। सर MGT का फुल फॉर्म क्या है बेटा, MGT का फुल फॉर्म है ऋतिक बेटा, MGT का फुल फॉर्म है मैं गोट था। ठीक है, मैं गोट था। कैसी लगी तुम्हें बेटा मेरी ये फुल फॉर्म ऋतिक? ताली बजा देना, देखो ताली बजा दो तो अच्छा लगेगा मुझे। ओके सर, उसके बाद अगर फ्यूचर में हमने एड्रेस चेंज किया, क्या एड्रेस चेंज करने वाली बात भी आरओसी को बताएंगे? यस, अगर फ्यूचर में हमने फॉरेन रजिस्टर को परमानेंटली बंद कर दिया, क्या कर दिया, परमानेंटली डिसकंटिन्यू। भाई खोलना भी ऑप्शनल था, बंद करना भी ऑप्शनल है। हमें लगा कि यार अब वहां के शेयर होल्डर्स खत्म हो गए, अरे वापस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यह बात भी हमें आरओसी को बतानी पड़ेगी। तो यही इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, अगर तुमने ऑफिस का एड्रेस चेंज किया जहां पर फॉरेन रजिस्टर मेंटेन था, या अगर तुमने फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया, परमानेंटली बंद कर दिया, तो कंपनी को 30 दिन के अंदर MGT3 में बताना पड़ेगा आरओसी को कि हमने ऑफिस एड्रेस चेंज कर लिया या फॉरेन रजिस्टर को क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ओके सर। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो रजिस्टर इंडिया में मेंटेन हो रहा है
उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रजिस्टर। उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल रजिस्टर। और लॉ ने कहा कि ये जितने भी फॉरेन रजिस्टर है ना, हम इसको क्या मानेंगे? हम मानेंगे दे आर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर। क्या कोई बता सकता है ऐसा लॉ ने क्यों कहा होगा? आंचल बेटा आगे पेनल्टी बताई होगी सेक्शन के एंड में, वो लग जाएगी, बात ही खत्म होगी, है ना आंचल? अगर तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं होगा, देखो दो चीजें होती है आंचल, अगर कुछ भी काम करना भूल जाओगे जो लॉ ने कहा था तो उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। कौन सी पेनल्टी लगेगी? या तो उस सेक्शन में बताई होगी। सर अगर उस सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं बताई तो 450 सेक्शन है जो कहता है अगर किसी सेक्शन में पेनल्टी नहीं बताई है तो मैंने पेनल्टी बताई हुई है वो लगा देना कंपनी में। तो लॉ ने कहा, क्योंकि देखो नॉर्मली आपको अपने मेन रजिस्टर में सारी एंट्रीज करनी है, यस और नो, लेकिन यहां पर तुम सारी एंट्रीज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी एंट्रीज फॉरेन रजिस्टर में है। तो जब तुम इसे पार्ट मानते हो प्रिंसिपल रजिस्टर का, तभी तो आप ये मान सकते हो ना कि प्रिंसिपल रजिस्टर में सारी एंट्रीज हुई भी हैं। तो यही बात यहां पे लिखी है, अ फॉरेन रजिस्टर शॉल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर, डीम्ड टू बी द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर आपने यह बताया था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का फॉर्मेट है MGT1, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का है MGT2। सर रजिस्टर ऑफ मेंबर डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का है MGT2। सर फॉरेन रजिस्टर किस फॉर्मेट में बनेगा? प्लीज ये बता दो ना, फॉरेन रजिस्टर किस फॉर्मेट में बनेगा? बेटा अगर तुम मेंबर का फॉरेन रजिस्टर खोल रहे हो तो वो MGT1 में खुलेगा, अगर तुम डिबेंचर होल्डर का फॉरेन रजिस्टर खोल रहे हो MGT2 में खुलेगा, अगर तुम अदर सिक्योरिटी होल्डर का खोल रहे हो तो MGT2 में खुलेगा। यानी सेम फॉर्मेट जो आपके प्रिंसिपल रजिस्टर का है वही फॉर्मेट तो बेटा कहां होगा? सेम फॉर्मेट एज योर प्रिंसिपल रजिस्टर। आप जिसका भी फॉरेन रजिस्टर बना रहे हो उसका प्रिंसिपल रजिस्टर किस फॉर्मेट में है उसमें बनाना है, ठीक है। सो द फॉरेन रजिस्टर शॉल बी मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट एज द प्रिंसिपल रजिस्टर, ठीक है। ओके सर, चलिए यहां पर एक मुन्नी ब्रेक दे देता हूं, है ना। बादलों की तरह ही तो मैंने तुझ पे साया। चलो आज मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। आरती तुम बेटा ये पार्ट स्किप कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम 5 मिनट स्किप कर लो, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। ओके सर। स्टोरी बताता हूं। तो स्टोरी है बेटा 14 फरवरी की, यस वैलेंटाइन डे की। उस दिन बेटा मैं समोसे बना रहा था, हमेशा अपनी दुकान पे बैठा हुआ समोसे तल रहा था, बना रहा था एकदम हमेशा अपने पैशनेट होके। तभी वहां पर बेटा नूरा मैम आती है और नूरा मैम 2 समोसे ऑर्डर करती हैं, मैं उन्हें 2 समोसे देता हूं और वो दोनों समोसे उन्हें बहुत पसंद आते हैं। मतलब वो कहते हैं क्या समोसे बनाए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो वो खुश हो जाती है। तो मैं उनकी खुशी देखकर मैं उनसे पूछता हूं, अब मैंने कहा यार 14 फरवरी भी है तो टाइम भी अच्छा है, तो क्यों ना पूछ लिया जाए। तो मैंने नूरा मैम से पूछा, मैंने कहा मैम आज आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी क्या? तो मना कर दिया यार, मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कितने अच्छे तुम्हारे हाथों में जादू है, ये है वो है, क्या समोसे बनाते हो।
अब मना कर दिया यार, बताओ, दिल टूट गया भाई साहब, दिल टूट गया। ठीक है, अब दिल टूटा तो टूटा, कोई दिक्कत नहीं है यार, गरीब इंसान का तो हर कोई मजाक उड़ा देता है यार, है ना। नेक्स्ट डे 15 तारीख, 15 फरवरी, हाँ नेक्स्ट डे 15 फरवरी को मैडम दोबारा आती हैं, समोसे ऑर्डर करती हैं, मैं उन्हें समोसे गर्म करके एकदम दे देता हूं। आज जो मैडम है वो ये कहती हैं कि यार कल तो तुम्हारे समोसों में जादू था, आज तुम्हारे समोसे में वो बात नहीं है, ऐसा कहने लगी। तो मैंने मैम को कहा, मैंने कहा मैडम ये कल वाले ही तो समोसे हैं, कल तो आप इन्हें ही बेस्ट बता रही थी, आज मैंने आपको सेम समोसा दिया, आप बेकार बता रही हो। तो दिस इज हाउ बॉयज टेक्स रिवेंज। उस दिन के बाद से मैम दुकान पे नहीं आई, बट ठीक है, और वो पैसे भी नहीं दिए उस दिन के समोसे के, बट चलता रहता है यार। चलिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों अभी लिख लीजिएगा पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग लिख लीजिए क्योंकि इंस्पेक्शन से रिलेटेड है। अभी हमने इंस्पेक्शन के प्रोविजन आगे सेक्शंस में आएंगे, तो इंस्पेक्शन पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फॉरेन, देखो इंडिया में अगर रजिस्टर बना होगा तो एनसीएलटी ठीक करने बोलता है, लेकिन अगर फॉरेन का रजिस्टर होगा तो कहां का कोर्ट बोलेगा आपको ठीक करने? इंडिया के बाहर का कोर्ट आपको ऑर्डर देगा रजिस्टर में ठीक ठाक करने के लिए। यही पॉइंट बोला है, अगर फॉरेन रजिस्टर जो कंपनी ने किसी और कंट्री में रखा है तो वहां पर रजिस्टर के रेक्टिफिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो कौन पास करेगी? एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहां पर एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है उस कंट्री की जो भी अथॉरिटी होगी, जिसके पास ये अथॉरिटी होगी, वो ऑर्डर पास करके रेक्टिफिकेशन कराएगी फॉरेन रजिस्टर में, क्योंकि वो बाहर रखा हुआ है और वो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, वो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, शॉल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, सर फॉरेन रजिस्टर में कितने दिन में एंट्री कर देनी चाहिए? हमने सीखा था प्रिंसिपल रजिस्टर में 7 दिन के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए। सर फॉरेन रजिस्टर का पीरियड बताइए ना। एंट्रीज इन दी फॉरेन रजिस्टर शॉल बी मेड आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट्स कमेटी अप्रूव्स दी अलॉटमेंट। ओ माय गॉड, यहां पर क्या मिसिंग है बेटा? 7 डेज वाला पॉइंट ही मिसिंग है। अब इन्होंने यहां पर पॉइंट नहीं बताया, वहां पर क्लियरली बताया था कि 7 दिन के अंदर आफ्टर दी बोर्ड अप्रूवल, बट यहां पर 7 डेज क्लियरली मेंशन नहीं करा। तो मैं क्या इंटरप्रिटेशन ले सकता हूं? मैं यहां पर इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन है कि यहां पर वो बोल रहे होंगे
इमीडिएटली, यहां पर वो बोल रहे होंगे इमीडिएटली, क्योंकि अगर उन्होंने 7 दिन कहना होता तो वो यहां पर भी 7 दिन मेंशन करते, जैसे उन्होंने प्रिंसिपल रजिस्टर में क्लियरली 7 डेज को मेंशन किया था। ठीक है, ओके सर। और जैसे ही आप एंट्री करोगे उसके 15 दिन के अंदर आप रजिस्टर्ड ऑफिस को बता दोगे और रजिस्टर्ड ऑफिस एंट्री कर लेगी अपने डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर में। डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर में लास्ट पॉइंट रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल है, जस्ट रीड इट और मुझे बताओ आपको समझा या नहीं समझा। क्या बोला है मेरे बच्चा यहां पर बोला है, देखो आप चाहो तो फॉरेन रजिस्टर को परमानेंटली बंद कर सकते हो। द कंपनी में डिसकंटिन्यू द कीपिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर। अगर उसे लग रहा है कि अब वहां पर फॉरेन रजिस्टर की जरूरत नहीं है तो वो इसे बंद भी कर सकती है, लेकिन फिर उन फॉरेन रजिस्टर के एंट्रीज का क्या होगा बेटा, जो उस रजिस्टर की एंट्री, जिस रजिस्टर को आप परमानेंटली बंद करने जा रहे हो, उसकी एंट्री को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? अदर फॉरेन रजिस्टर में। ठीक है, ठीक है, अदर फॉरेन रजिस्टर में कर दिया जाएगा, आउटसाइड इंडिया और दी फिजिकल रजिस्टर और दी फिजिकल। सर आपने 30 भी कहा और 15 भी, बेटा अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो किताब पढ़ लेना, किताब में लिखा होगा। ठीक है ऋतिक, चलिए ओके सर। सर अब वो कौन थी, आंचल थी, पता नहीं नाम भूल गया मैं, जो भी थी, जिन्होंने पूछा था कि सर अगर कंपनी जो है यहां पर रजिस्टर नहीं बनाएगी या कुछ भी दिक्कत करेगी तो क्या होगा बेटा, इफ द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर या फेल टू मेंटेन देम, उन्होंने ऊपर के प्रोविजन फॉलो नहीं करे तो कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए की, कंपनी के ऊपर 3 लाख और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, OID के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। अब नेक्स्ट आता है बेटा इस लाइन को, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब आपको समझना पड़ेगा, ऑफेंस 2 टाइप के होते हैं। ऑफेंस क्या होता है? लॉ को तोड़ना। ऑफेंस मतलब आपने लॉ को तोड़ा, आप पर पेनल्टी लगेगी, आप पर फाइन लगेगा। तो ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट वो लाइन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं बनाया या रजिस्टर बनाने में कोई भी गड़बड़ करी तो कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और ऑफिसर के ऊपर यानी कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर जिन्होंने ये गलती करी है उन पे 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे। यहां पर लॉ ने कहा इसको क्या बोलेंगे हम? कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलेंगे। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि तुम आरओसी के पास एप्लीकेशन करके, तुम आरओसी के पास एप्लीकेशन करके कुछ नॉमिनल फीस पे करके, नॉमिनल फीस पे करके क्या कर सकते हो? पेनल्टी से बच सकते हो। आप आरओसी के पास एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन करने के बाद क्या करोगे? फीस जो वो बोलेंगे वो फीस पे करनी पड़ेगी और फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पर पेनल्टी लगने से आप बच जाते हो। ठीक है, हो सकता है कि वो फीस जो होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी? वो फीस मैक्सिमम पेनल्टी के अमाउंट तक जा सकती है, उससे ज्यादा वो फीस
नहीं मांग सकते हैं, बट ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि लॉ ने आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई, सिर्फ आपके साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया, आपकी गलती को माफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, उसकी माफी नहीं मिलेगी, उसमें आपके ऊपर पूरा का पूरा क्या चलेगा, पूरा का पूरा केस चलेगा। केस के बाद आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, चाहे वो फिर कोई भी पेनल्टी हो। आप बीच में ऐसे नहीं छूट सकते कि भैया फीस देके छूट गए, ठीक है। तो ये नॉर्मली बेटा छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए होता है, जो सीरियस नहीं होते ना, नॉन सीरियस ऑफेंसेस, नॉन सीरियस ऑफेंसेस। लेकिन अगर आपने कोई सीरियस ऑफेंस किया है तो बेटा फिर वो नॉन कंपाउंडेबल होता है, फिर वो नॉन कंपाउंडेबल होता है, ठीक है। ओके, तो यहां पर यही बोला है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी तुम छूट सकते हो। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना, अगर तुमने एक बारी कंपाउंडिंग करा ली तो अगले 3 साल तक तुम सेम ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं करा पाओगे। मान लो तुमने रजिस्टर में कोई गड़बड़ करी, कंपाउंडिंग करा ली, अगले विद इन 3 इयर्स तुमने दोबारा रजिस्टर वाले सेक्शन में गलती कर दी ना, लॉ कहता है भाई ये तो बार बार करता है, इसे माफ करना नहीं, इसे कंपाउंडिंग देने की जरूरत नहीं है। 3 साल का पीरियड लग जाता है एक बारी कंपाउंडिंग करने के बाद, ठीक है। हाउएवर सेक्शन 441 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये जो ऑफेंस है ये एक कंपाउंडिंग ऑफेंस है, ठीक है। चलिए, ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशन इन द रजिस्टर। ये पॉइंट ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। व्हाई दिस इज नॉट रेलेवेंट, बिकॉज सेक्शन 72, आप मुझे बताइए क्या सेक्शन 72 आपके सिलेबस में था क्या जब हमने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पढ़ा था? क्या आपकी किताब में वहां पर सेक्शन 72? ऋतिक बेटा क्या हो गया आज तुम्हें, तुम ये बताओ, आज सब कुछ ठीक है, सब ठीक है ना घर पे? तो यहां पर आपके सिलेबस में नहीं था, सेक्शन 72 में सिर्फ यह बोला गया है कि शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं, अपने नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर नॉमिनी को अपॉइंट करा है तो यह बात रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए ना? यस सर, तो यही बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप अपने MGT 1 और MGT 2 में नॉमिनी की भी डिटेल लिखोगे जो सेक्शन 72 में बताई गई है। नॉमिनी की डिटेल भी आपको लिखनी पड़ेगी अगर उसने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया है तो, ठीक है। ओके सर, अब रजिस्टर में एंट्री कौन करेगा? मान लो कंपनी का वॉचमैन आता है और देखता है रजिस्टर पड़ा हुआ है, अरे रजिस्टर, अरे यार लाओ मैं एंट्री कर दूं रजिस्टर ऑफ मेंबर में। हो क्या नाम है मेरा? धन्नो लाल मेरा नाम है, ये वाला शेयर तो मेरे नाम पे है। हा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरी एंट्री हो गई है, मैं मेंबर बन चुका हूं। हो तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में कौन एंट्री करेगा? लॉ कहता है ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ठीक है, ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। एंट्रीज इन द रजिस्टर्ड मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88, चाहे फिर वो है ना मेंबर्स का जो सेक्शन 88 में या इंडेक्स में, रजिस्टर में कर रहे हो या इंडेक्स में कर रहे हो, कौन करेगा बेटा? ऑथेंटिकेट, उसे कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा कि हां ये एंट्री सही हुई है, हां ये एंट्री सही हुई है। लेकिन हर कंपनी तो कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखती है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करके किसी और पर्सन को अथॉरिटी देते हैं जो एंट्री को क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि ये एंट्री एकदम करेक्ट एंट्री है। भाई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना एंट्री की, तो वो जिम्मेदारी इन पे डाली गई है, ठीक है। तो या तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली किसी और पर्सन को क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। कैसे ऑथोराइज करते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है कि हम इसको अथॉरिटी दे रहे हैं, हर एंट्री को ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर लेकिन फॉरेन रजिस्टर जो बाहर पड़ा हुआ है
वहां पर कौन एंट्री करेगा? तो लॉ ने कहा देखो, एंट्रीज इन दी फॉरेन रजिस्टर आप ऑथेंटिकेट करवा सकते हो कंपनी सेक्रेटरी से। है, मैं कहा कंपनी सेक्रेटरी को बाहर भेज देंगे, कह रहे कंपनी सेक्रेटरी नहीं, तो वहां पर किसी और पर्सन को, वहां पर किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर देना, वो एंट्री को क्या कर देगा, क्या कर देगा, वो एंट्री को ऑथेंटिकेट कर देगा। चलो इलुस्ट्रेशन 1 रीड कर लो और फिर इलुस्ट्रेशन 2 रीड कर लो। फटाफट से इलुस्ट्रेशन 1 रीड कर लो और इलुस्ट्रेशन 2 रीड कर लो, फिर हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। शिल्पा कह रही है अदर पर्सन में सी आता। बेटा अदर पर्सन में कोई भी आ सकता है जिसे बोर्ड ने अथॉरिटी दी है। अब वो सीए हो ना हो, बीकॉम पास हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ लिया आपने इलुस्ट्रेशन 1? अमन बेटा कंपाउंडिंग का मतलब होता है, देखो इंटरेस्ट ना बेटा अमन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट अमन, और एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे जब इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है अमन जब प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, साथ में इंटरेस्ट के अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगता है। और कंपाउंडिंग बेटा आप डेली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी, वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है जब लोन लिया जाता है। ये टॉपिक फाउंडेशन में था बेटा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आया था। चलिए डन 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 डन, कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या हुआ है, माइनर का नाम लिखना चाहते हैं, अगर माइनर का नाम लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनर के गार्जियन का नाम भी लिखना मैंडेटरी होगा। माइनर के गार्जियन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो उसका गार्जियन है जोई का नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा, अगर, क्योंकि मीला क्या है, माइनर है, मीला क्या है, माइनर है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन 2 भी रीड कर लीजिए फटाफट। मयंक पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या होता है? बेटा इंटरेस्ट वो होता है जो हम क्रश में लेते हैं, लेकिन क्रश हम में नहीं लेता। माइनर गार्जियन के भी आप पे कर पाता बेटा, गार्जियन का नाम लिखवा के। ठीक है प्रियांशु? चलिए इलुस्ट्रेशन 2 को समझते हैं। क्या हुआ था, तान्या और तरुण दोनों ने रिसेंटली शादी करी। ओहो हो,
तान्या और तरुण ने रिसेंटली शादी करी है, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हो? रिसेंटली शादी करी है ये समझना, ठीक है। अब क्योंकि रिसेंटली शादी होती है ना, तो जो इंसान है वो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, इन्होंने मिलकर एक कंपनी में 1000 शेयर्स लिए ज्वाइंटली, 1000 शेयर्स दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली लिए। किसने? तान्या और तरुण ने, तान्या और तरुण ने लिए भाई। अब यहां पर तरुण प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसने कंपनी को इंटीमेट किया, कह रहा है सिर्फ मेरी वाइफ का नाम लिखो अपने रिकॉर्ड्स में, भले ही हम ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं, बट तुम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिखना? मेरी वाइफ का नाम लिख लेना, भले ही हम ज्वाइंट शेयर होल्डर है। मुझे बताओ, अगर सिर्फ नाम तुम्हारी बीवी का आएगा तो तुम काहे के ज्वाइंट शेयर होल्डर हो बे? तुम काहे के ज्वाइंट शेयर होल्डर हो भाई? ज्वाइंट शेयर होल्डर क्या होगा? जिसके नाम पर ज्वाइंटली शेयर्स लिखे होंगे, तभी तो वो ज्वाइंट शेयर होल्डर होगा। यस और नो भाई? तभी तो ज्वाइंट शेयर होल्डर होगा जब अगर रजिस्टर में एक ही बंदे का नाम लिखा है तो ये कैसे ज्वाइंट शेयर होल्डर है? तो यहां पर उन्होंने बोला डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट श्योर। कंपनी के डायरेक्टर को नहीं पता, कंपनी का डायरेक्टर बन गया है लेकिन उसको नहीं पता कि क्या हम ज्वाइंट शेयर होल्डर की जगह, दोनों की जगह सिर्फ एक का नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो लॉ बेटा आपको यह बोलता है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में आपको ज्वाइंट शेयर होल्डर्स का नाम लिखना है। हां, तरुण जो है ना वो सीक्वेंस बता सकता है कि किसका नाम पहले लिखना है, किसका नाम बाद में लिखना है। क्या कहा मैंने? तरुण आपको सीक्वेंस बता सकता है कि पहले मेरी बीवी का नाम लिखना फिर मेरा लिखना, या पहले मेरा नाम लिखना फिर मेरी बीवी का लिखना। यह सीक्वेंस तो वो बता सकता है। सर सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ता है? सीक्वेंस से बेटा वोटिंग, हम आगे जाकर जब वोटिंग के पावर पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि भैया जिसका नाम पहले लिखा होता है वो वोटिंग करता है, वो वोटिंग का राइट उसको मिलता है, ठीक है। आगे जाकर आएगा कि जिसका नाम पहले लिखा होगा सीक्वेंस में, ज्वाइंट शेयर होल्डर में वोटिंग का राइट उसको दे दिया जाता है। अगर दोनों में लड़ाई होती है तो जिसका नाम पहले है उसकी बात मान ली जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं नाम तो तुम बता सकते हो, नाम मतलब सीक्वेंस। और क्यों? क्योंकि उससे डिसाइड होगा सीनियरिटी वोटिंग के टाइम पे। बट ये कैसा अंधा पे आ रहा है कि भैया एक का ही लिखोगे, है ना? अमन बेटा, मैंने आपकी बात को मजाक में बिल्कुल भी नहीं लिया है। मैंने आपकी बात को मजाक इसलिए बनाया है क्योंकि कंपाउंडिंग ऑफेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब 10 मिनट पहले ही कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई दोबारा पूछ लेता हूं वो सवाल, उसका क्या फायदा? चलिए आइए, तो ज्वाइंट होल्डर्स ऑफ द शेयर्स में रिक्वेस्ट द कंपनी टू एंटर देयर नेम्स, ठीक है। ज्वाइंट होल्डर ऑफ शेयर्स में रिक्वेस्ट द कंपनी टू एंटर देयर नेम्स इन द रजिस्टर इन अ सर्टेन ऑर्डर। आप ऑर्डर बता सकते हो, है ना, या आप स्प्लिट बता सकते हो कि भैया कितना कितना स्प्लिट, 1000 शेयर को 500 उसके नाम पे कर दो, 500 मेरे कर दो, 600 उसके कर दो, 400 कर दो, वो भी कर सकते हो। लेकिन ये जो कंडीशन है कि मेरी वाइफ का नाम आना चाहिए, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। कैन नॉट बी एक्सेप्टेड मतलब कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑल्दो आप नेम किस ऑर्डर में आने चाहिए, उनकी वाइफ का नाम पहले आना चाहिए, ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आप बता सकते हो कंपनी को। इसका रीजन क्या है? बिकॉज कंपनी के नॉर्मली हर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह बात लिखी होती है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर में सीनियरिटी किसको दी जाएगी? जिसका नाम पहले आता है। जिसका नाम पहले आएगा वोटिंग राइट भी उसी को मिलता है अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन नंबर 89। सेक्शन नंबर 89, मुझे नहीं लगता आज ये सेक्शन कंप्लीट हो पाएगा, बट जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, चलो सेक्शन नंबर 89 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा।
दिमाग क्या खोलना पड़ेगा आपको, यह फर्क समझना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ओनर ऑफ शेयर्स वर्सेस बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ओके सर। रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर में क्या फर्क होता है? रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है बेटा? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होता है। सर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? मुझे बताओ, शेयर खरीदते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, फिर मैं बताऊंगा बेनिफिशियल ओनर कौन होता है। बताओ, अगर कंपनी में हम शेयर को परचेज करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? बताइए बताइए। जब भी आप कंपनी में शेयर्स खरीदते हो तो बदले में आपको मिलते हैं बंडल ऑफ राइट्स। आपको बड़े सारे राइट्स मिलते हैं, राइट टू डिविडेंड, राइट टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर, है ना, बड़े सारे राइट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलते हैं बंडल ऑफ राइट्स जब भी आप कंपनी में शेयर्स खरीदते हो। तो लॉ कहता है बेनिफिशियल ओनर का मतलब है जिसको अल्टीमेटली जिसको राइट्स का बेनिफिट मिल रहा है, जिसको राइट्स का क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। यानी अगर नाम तो किसी और का है बट उसके राइट्स का मजा कोई और ले रहा है तो भैया यहां पर क्या होगा, बेनिफिशियल ओनर होगा। अब समझना बेटा, 99.99% केसेस में 99.99% केसेस में रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर दोनों अलग अलग होते हैं, जहां पर दोनों अलग अलग होते हैं। लेट मी स्टार्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मी स्टार्ट टेकिंग एग्जांपल। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, जादू प्राइवेट लिमिटेड। आप मुझे बताओ, ये कंपनी क्या 100% शेयर अकेले होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती? मान लो इस कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, मान लो इस कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। क्या ये कंपनी अगर बनाती है तो 1 लाख शेयर्स पूरे अपने नाम पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख सकती है क्या? जल्दी बताओ, क्या पॉसिबल है एज पर लॉ कि 1 लाख के 1 लाख शेयर इस कंपनी के नाम पर हो? द आंसर इज नो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में क्या होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। यस और नो? यस सर। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने एक एम्प्लॉय को पकड़ती है, मान लो एम्प्लॉय राजू को, और राजू को बोलती है तू 1 शेयर होल्ड कर ले मेरे बिहाफ पे, तू 1 शेयर होल्ड कर ले और बाकी के 99,999 शेयर्स मैं होल्ड करता हूं। तो यहां पर ये शेयर्स इनके नाम पर है और ये 1 शेयर इनके नाम पर है। अब मुझे बताना, इन 9999, अबे फिर से तुम, इन 9999 शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर कौन है और बेनिफिशियल ओनर कौन है? रजिस्टर्ड ओनर कौन है और बेनिफिशियल ओनर कौन है?
यहां पर बेटा रजिस्टर्ड ओनर भी एक्स लिमिटेड है और बेनिफिशियल ओनर भी एक्स लिमिटेड है। ओके, लेकिन इस बचे हुए एक शेयर का रजिस्टर्ड ओनर कौन है बेटा? एम्प्लॉय राजू। है तो राजू के नाम पर, है तो राजू के नाम पर, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है? अल्टीमेटली मैंने सिर्फ लॉ को प्रोविजन बनाने के लिए इसको रखा था, तो हूं तो मैं ही। क्लियर हुआ क्या आप सबको ये पॉइंट? यस और नो? यस सर। एक और सिमिलर एग्जांपल लेता हूं, ये तो अब आप समझ गए होंगे। एक्स लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, जेड लिमिटेड, जिसमें टोटल 1,00,000 शेयर्स हैं, और इसने क्या करा? इसने काजू, राजू, बाजू, पाजू, ताजू, लाजू, ठीक है, इन सबको एक 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 शेयर दे दिया और बाकी के 99994 शेयर्स खुद रख लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ कहता है पब्लिक लिमिटेड के केस में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है अमन बेटा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इस कंपनी के डीमैट अकाउंट है, और डिपॉजिटरी में मेरा नाम होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा था डीमैट फॉर्मेट वाला पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके सर। तो यहां पर बेटा 99994 और 11111, इस केस में क्या होगा? रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर, एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड ओनर और एक्स लिमिटेड ही बेनिफिशियल ओनर। लेकिन यहां पर काजू, राजू, बाजू, पाजू, ताजू और एक और लाजू, ठीक है, जिसका बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। ठीक है, और हम ऐसी कंपनी को पता है क्या बोलते हैं? हम ऐसी कंपनी को पता क्या बोलते हैं? होली ओन्ड सब्सिडियरी। ऐसी कंपनियों को क्या नाम से बुलाते हैं? होली ओन्ड, मतलब 100% ओन सब्सिडियरी। ये एक्स लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, और ये क्या मानी जाएगी? होली ओन्ड, यानी इस कंपनी को पूरा का पूरा ओनरशिप किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास है। क्लियर है? चलो एक दो एग्जांपल और ले लूं, एक दो एग्जांपल और ले लूं या रहने दूं? अभी टाइम है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एचयूएफ है बेटा, जेठा एंड सन्स एचयूएफ, जेठा एंड सच एचयूएफ, जिसका कर्ता मान लो कौन है? जेठालाल है। जिसका कर्ता मान लो कौन है? जेठालाल, जिसका क्या है? कर्ता है। ठीक है, ओके सर। अब ये एचयूएफ बेटा जेड लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहती है, जेड लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहती है। ठीक है, ओके सर। ओके सर, अब यहां पर आप मुझे यह बताओ कि अगर यह कंपनी जेड लिमिटेड के शेयर्स लेना चाहती है, बट एचयूएफ लॉ की नजरों में सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। हां, इनकम टैक्स में वो अलग पर्सन है, मैं बिल्कुल मानता हूं, वहां तो पार्टनरशिप फर्म भी अलग पर्सन है, वहां की बात नहीं कर रहा मैं इनकम टैक्स के लिए, वो तो इनकम टैक्स के लिए पर्सन की डेफिनेशन सिर्फ वहीं तक सीमित है। तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं बेटा? यहां पर ये लोग ये करते हैं कि जेठालाल के नाम पर शेयर्स खरीदते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ, यानी कर्ता के नाम पर शेयर खरीदे जाते हैं, बट बेनिफिट किसको जाता है? एचयूएफ को जाता है। ठीक है, एचयूएफ को जाता है। हाँ, चंपक लाल मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे हिसाब से वो चले गए। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो इस केस में इन शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर नाम किसका है?
जेठालाल, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है बेटा? जेठा एंड सन्स, HUF, जेठा एंड सन्स, HUF। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है, तो यही बात बेटा यहां पर बोली गई है, इसी के ऊपर पूरा सेक्शन है। डिक्लेरेशन देना, अगर आप शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो तो, बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो तो, है ना, उसी के ऊपर पूरे सेक्शन में बात होने वाली है। कितना बड़ा सेक्शन है, वैसे सेक्शन तो ज्यादा बड़ा है नहीं, बट टाइम खत्म हो गया, वरना मैं उड़ा देता आज ये सेक्शन, बट ठीक है, किस्मत में नहीं है। चलिए, होमवर्क कुछ है नहीं, होमवर्क में आपको सेक्शंस कर लेने हैं। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या कर लेने हैं? सेक्शंस लर्न कर लेना। बाकी आपकी पार्ट 2 वाली वीडियो में जल्दी, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही पार्ट 2 सेक्शन रिवीजन की वीडियो डलवा दूंगा। पार्ट 1 आई होप आप लोग देख रहे होंगे, तो पार्ट 2 भी मैं डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। चलिए, टाटा, बाय बाय।